Hello friends, myself Priyanka and welcome to my YouTube channel अरुणता लर्निंग हब। आज हम पढ़ने वाले क्लास 8th साइंस का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में इसका अपलोड कर चुकी हूँ एंड सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर सोविंग एंड इरिगेशन को हमने इंट्रोड्यूस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए। आप प्लीज़ चैप्टर को समझने के लिए आप इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी पूछे अगर देखिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। चलिए शुरू करते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, यानी कि वेल्स मीन्स क्या होता है, कुआं, लेक्स एंड कैनाल्स इज फिल्ड अप लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इन टू द फील्ड, यानी कि जो जितने भी अवेलेबल वाटर होते हैं या वेल्स में होते हैं यानी कुएं में होते हैं, या लेक्स यानी झील में होती है, कैनाल्स में होती हैं, वो सारा लिफ्ट अप होके जो किसान होते हैं उसे वहाँ से लिफ्ट करते हैं और डिफरेंट मेथड यानी कि डिफरेंट तरीके से वो अपने फील्ड यानी खेती तक उसे पहुंचाते हैं। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड। तो कैटल यानी कि गाय भैंस से, बैल और ह्यूमन लेबर यानी कि किसान यूज होते इस मेथड को करने के लिए। दीज मेथड आर चीपर, यानी कि ये जो मेथड्स हैं ट्रेडिशनल मेथड्स जो है वो चीपर यानी बहुत सस्ती होती हैं, बट लेस एफिशिएंट। लेकिन जो इसका काम है बहुत एफिशिएंट नहीं होता, लेस एफिशिएंट होता, क्योंकि ये सही तरीके से खेतों को सिंचाई नहीं कर पाता, सही तरीके से इरिगेट नहीं कर पाता। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, फर्स्ट है मोट यानी कि पुलिस सिस्टम जिसे कहते हैं, थर्ड है चेन पंप। तो बेसिकली ये सिस्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि मोट क्या है यहाँ पे हमें दिख रहा है, मोट में हमारा जो यहाँ पे वेल किसान है वो वेल से क्या निकाल रहा है, पानी। बेसिकली ये रस्सी खींच के बाल्टी अंदर डाल के वो पानी निकाल रहा है और यहाँ से एक नाला सा बना रखा है खेतों तक पहुँचाने के लिए पानी। तो इसे कहते हैं मोट या पुली सिस्टम। पुली मिस होता है उठाना, तो पुली सिस्टम ये कहलाता है। एंड सेकंड आपका चेन पंप। चेन पंप में क्या होता है, दिस इज ए चेन पंप सिस्टम। यहाँ से जैसे कि पानी निकाला जाता है एंड उधर भी कोई इंसान या मतलब मान लीजिए कि किसान होता है उधर, जिसे रस्सी खींचता है और फिर यहाँ से पानी निकलता है बाल्टी के थ्रू, फिर ये पानी जाता है इसके थ्रू, नालों के थ्रू खेतों में। इसे एक चेन भी बोलते हैं। चेन सिस्टम इसलिए यहाँ बोलते हैं क्योंकि यहाँ एक चेन की तरह लगा रहता है, जैसे चेन काम करता है ये, इसलिए इसे चेन सिस्टम बोलते हैं। सेकंड है ढेकली। ये भी आपका सेम है मोट सिस्टम की तरह। ढेकली यानी कि यहाँ से एक रस्सी होता है, यहाँ से किसान इसे खींचता है, जिसके कारण ये जो बंधा होता है यहाँ पे वेट, वो वेट के कारण वो बाल्टी अंदर जाती है कुएं में, फिर जब ये नीचे आती है तो बाल्टी ऊपर आती है, फिर यहाँ से किसान बाल्टी से निकाल के खेतों तक पानी पहुँचाता है। तो ये आपका है ढेकली सिस्टम। थर्ड हो गया ढेकली और फोर्थ आपका है रावत। रावत सिस्टम यानी कि लीवर सिस्टम। तो इसमें जो होता है बैल या भैंस या ये सारी यूज करके यहाँ से पानी निकलता है। यहाँ पे बहुत सारी बाल्टियाँ बंधी है जैसे कि आपको दिख रहा है। तो एक गोल सा व्हील यानी चक्का में बाल्टियाँ 3-4 बांध देते हैं और यहाँ से बैल को चलाते हैं। तो जब ये घूमता है बैल तो ये भी साथ साथ घूमता है, तो ये पानी निकलता जाता है यहाँ से और फिर ऐसे ऐसे ये गिरता जाता है यूँ नाली में, फिर ये खेतों तक यूँ करके पहुँचता है। तो इस तरीके के 4 ट्रेडिशनल सिस्टम हो गए। पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग अ वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू टर्न दिस पंप। तो ये सारी चीज़ें यूज होती है पंप को टर्न करने में। सेकंड आता है आपका मॉडर्न मेथड, जो कि अभी हम यूज करते हैं इस मेथड को। तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली, यानी वाटर को बहुत ही इकोनॉमिकली का मतलब ध्यान से यूज करना पड़ता है। द मेन मेथड यूज आर फॉलोज। तो फर्स्ट स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम इज़ अ वेरी सिंपल, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम। यहाँ से पानी निकल रहा है और एक पाइप के थ्रू थोड़ा थोड़ा स्प्रिंक होके यानी छिड़काव की तरह हर एक पौधों पे गिर रहा है। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड
वेयर सफिशेंट वाटर इज़ नॉन अवेलेबल। तो ये सिस्टम जो है वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं अवेलेबल होता है, जैसे राजस्थान वगैरह में ज़्यादा पानी नहीं अवेलेबल होता है, तो वहाँ जब लोग किसान जो होते हैं वो खेती करते हैं तो ये सिस्टम का यूज करते हैं। The perpendicular pipes having a rotating nozzle on the top, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, are joined to the main pipeline से joined है ये, and at regular interval when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with help of the pump। जैसे कि यहाँ से देख रही है आपका मेन प्रेशर है और यहाँ से ये फोर होके पानी जाता है मेन पंप से, फिर ऐसे ही एक इधर से भी पहुँचता जाता है, बिल्कुल ऐसे होता है। एक मेन पंप एरा, फिर इससे सारे पंप जुड़े होते हैं, फिर यूँ निकला होता है, यहाँ से पानी जाता है तो सब में खेतों में पहुँचता है फिर, तो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्या है, इट escapes फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स, इट गेट्स sprinkled on the crop as it is raining। sprinkle is very useful for lawns, coffee plantation। तो जो lawns और कॉफ़ी का क्रॉप उगाते हैं उनके लिए यूजफुल स्प्रिंकल। सेवरल अदर क्रॉप्स और अदर क्रॉप्स के लिए भी है। सेकंड है आपका ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये तो स्प्रिंकल यानी झरने की तरह गिरता है इसमें, लेकिन इसमें ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, पानी जो होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट्स, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। ये दोनों सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट और प्लांट्स या गार्डन में कोई सब्जी वगैरह उगाते तो उसके लिए ड्रिप सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छा तरीका है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इसमें वाटर बिल्कुल वेस्ट नहीं होता। इट इज़ अ बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ये उस रीजन में यूज किया जाता है जहाँ पे पानी की कमी होती है, जैसे कि ऊपर का भी हमने पढ़ा है स्प्रिंकल सिस्टम। अब आता है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो हमें पहला ये जानना होगा कि वीड्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर भी पढ़ा है कि वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट यानी कि घास फूस, जो कि जैसे कि हमने धान की फसल उगाई यानी कि राइस उगाया या वीट उगाया, उसमें कोई और घास फूस आ गया तो वो हमें नहीं चाहिए होते, जिसे बोलते हैं अनवांटेड प्लांट्स, तो वो वीड्स कहलाती है। Buju and Paheli went to nearby wheat field and saw there were some other plant in the field growing along with feed। यानी बीजू और पहेली जो दो ब्रदर सिस्टर है वो कहीं खेत में गए, वहाँ पे उन्होंने देखा कि गेहूं की फसल में कुछ और घास फूस भी उगे हुए हैं। In a field many other undesirable plant may grow naturally along with the crop। These undesirable plant is called weeds। undesirable यानी कि जो हमें नहीं चाहिए होता है, desirable जो हमें चाहिए होता है, तो undesirable plant को क्या बोलते हैं, weeds बोलते हैं। The removal of weeds is called weeding। This is also important। The removal of weeds क्या कहलाती है, weeding कहलाती है। Weeding is necessary since the weeds compete with the crop plants फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। तो वीडिंग का जो प्रोसेस है इम्पॉर्टेंट है। अगर जैसे कि हमने वीट का फसल लगाया उसमें बहुत सारे घास फूस उग गए, तो उसे भी घास फूस को भी उगने के लिए न्यूट्रिएंट, सनलाइट, स्पेस चाहिए होता है, तो वो सारा खा जाता है। हमारा जो डिज़ायरेबल प्लांट होता है वीट, उसे ये सब नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। इसके लिए ये सब वीड को हटाना यानी वीडिंग का प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, सम वीड्स दे इंटरफेयर इवन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। दैट्स व्हाट वीडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। फार्मर एडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स, कंट्रोल देयर ग्रोथ। तो बहुत सारी प्रोसेसेस यूज करते हैं फार्मर उसे रिमूव करने के लिए। टीलिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप्स, टीलिंग यानी कि सबसे पहले तो मिट्टी से हल चला करके उसे हटाते हैं, फर्स्ट में हमने पढ़ा है। इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सोइल, जो कि सूख करके सोइल्स के साथ मिक्स भी हो जाता है। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स, यानी कि बेस्ट टाइम जो है, सबसे अच्छा टाइम कौन सा है बीड्स को रिमूव करने का, कोई भी फसल उगाने से पहले हम अगर उसे हटा दें अच्छे तरीके से तो वो वेस्ट टाइम होता है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जब हमने फसल उगा दी उसके बाद भी अगर उग गया कोई वीड्स, तो उसमें क्या होता है कि फिर हमें उसे जड़ से हटाना पड़ता है, बिल्कुल जड़ से उसे काटना पड़ता है ताकि वो दोबारा से उग ना जाए। दिस इज द डन विद द हेल्प ऑफ द खुरपी, जैसे कि आपका है। तो अ सीड ड्रिल एंड यूज ऑल्सो यूज अप्रूव्ड वीड्स।
तो सीड ड्रिल्स और खुरपी से यूज किए जाते हैं। फिर हमारा क्या है, वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडीसाइड्स। तो जो वीड को मारने का, उसे हटाने का काम करते वो क्या कहलाते हैं, वीडीसाइड्स कहलाते हैं। लाइक अ 2,4-D, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में पूछे जा सकते हैं कि वीडीसाइड, गिव अ एग्जाम्पल ऑफ वीडीसाइड्स और केमिकल नेम ऑफ वीडीसाइड्स। तो आपको पता होना चाहिए 2,4-D। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स, दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। ये क्रॉप को यानी फसल को, हमारी फसल को डैमेज नहीं करती। द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूट विद वाटर टू एक्सटेंट रिक्वायर एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रे। यानी कि अगर आप गाँव वगैरह गए हुए देखे होंगे कि एक, जैसे कि यहाँ पे दिख रही है बक्सा सा, ये 2,4-D का छिड़काव कर रहा है बेसिकली। इसके अंदर पानी के अंदर घोल रखा है 2,4-D और पौधों पे छिड़काव कर रहा है, जिससे जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं हमारे, वो मर जाते हैं और अच्छे प्लांट जो होते हैं, जो हमें चाहिए होता है, वो रह जाते हैं। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, एज ऑलरेडी मेंशन्ड द वीडीसाइड आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। तो जब फसल में जब फल ना आया हो और फ्लावर ना आया हो, तभी हमें वीडीसाइड्स का उपयोग करना चाहिए। नहीं तो उसके बाद हमारा जो फल पे भी है, सीड्स पे भी इफेक्ट पड़ता है, वो जहरीला हो सकता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर, सो दे शुड यूज दिस केमिकल वेरी केयरफुली। यानी कि वो इन्हें बहुत केयरफुली यूज करते हैं। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग केमिकल। जैसे कि हम ऊपर देख रहे हैं, बिल्कुल इन्होंने मास्क वगैरह लगा रखा है। तो बिल्कुल हेल्दी बनकर, बिल्कुल हेल्दी मतलब हेल्दी हो, से कोई बीमार ना हो किसान, इसलिए बिल्कुल अच्छी तरह से प्रोटेक्ट होकर उसे वीडीसाइड्स का छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है रख रखाव, यानी कि हमने तो अब क्या कि हमने फसल उगा लिया, उसे काट भी लिया, छाट वाट लिया, अब हमें क्या करना, उसे काटना है, उसे घर लाना है। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मेच्योर कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है, जब बड़ा हो जाता है फसल, मेच्योर हो जाता है, पक जाता है, तब हम उसे काटते हैं। तो कटिंग ऑफ क्रॉप क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट कट क्लोज टू द ग्राउंड, बिल्कुल उसके, जैसे कि ये फसल है तो बिल्कुल खुरपी या सीड ड्रिल से बिल्कुल इसके ग्राउंड तक उसे काटे जाते हैं। इट यूजुअली टेक्स 3-4 मंथ फॉर सीरियल क्रॉप टू मेच्योर। तो जो दाल के जो पल्सेस होते हैं वो 3 से 4 महीने लगते हैं उसे मेच्योर होने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। तो ये तो आपका सिकल है, जिसे हसिया भी कहते हैं गांव में इसे हसिया कहते हैं। तो हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप सिकल से भी किया जाता है, नहीं तो मशीन से, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं, उसके द्वारा भी किया जा सकता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। फिर उसके बाद जब हार्वेस्ट हो गया तो उसके बाद क्या होता है, थ्रेशिंग होती है, यानी कि उसकी जो फसल है उससे सीड को अलग किया जाता है फ्रॉम द चाफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, जैसे कि मैंने बताया। तो फसल से उसकी सीड को, यानी उसके बीज को अलग करना, अनाज को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है इस प्रोसेस को। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द मशीन कॉल्ड कंबाइन। तो इस मशीन को क्या बोलते हैं, कंबाइन बोलते हैं, विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। तो ये एक हार्वेस्टर भी, यानी ये काटता भी है फसल को, और थ्रेशिंग यानी सीड भी मतलब फसल से सीड भी अलग करता है, 2 तरह का काम करता है, इसलिए इसे कंबाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शॉप बाय विनोइंग। यानी कि जिसके पास कम खेती होती है, कम अनाज होते हैं, तो वो हाथों से चुन करके उसे अलग कर देते हैं, यानी कि ग्रेन्स को बिल्कुल हाथों से करते हैं, तो जिसे विनोइंग का प्रोसेस कहते हैं। ग्रेन या चॉफ जो होते हैं वो हाथों से कर देते हैं अलग, मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती जिनके पास कम होता है। तो ये आपका ये विनोइंग मशीन है, विनोइंग मशीन भी है, इसके द्वारा भी कर सकते हैं आप। नहीं तो जो होते हैं किसान, उनके पास कम खेती होती है, कम अनाज होते हैं, तो वो हाथों से भी करते हैं विनोइंग का प्रोसेस। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टोरेज। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ बॉक्स में दिया होगा, बॉक्स में वेरी इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ना चाहिए। हार्वेस्ट फेस्टिवल आफ्टर 3 or 4 months of hard work there comes the day of the harvest, the sight of golden fields of standing crop laden with grain। golden field इसलिए क्योंकि उस टाइम पे फसल जो होती है पक जाती है, हर जगह गोल्डन नज़र आता है ग्रीन से।
फिल द हार्ट्स ऑफ द फार्मर। तो ये सब को देख करके, अच्छी फसल को देख कर फार्मर्स खुश होते हैं, यानी किसान खुश होते हैं। विद जॉय एंड सेंस ऑफ द वेलबिंग द एफर्ट ऑफ द पास्ट सीजन हैव बोर्न फ्रूट एंड इट इज़ द टाइम टू रिलैक्स एंड इन्जॉय लिटिल। तो इतनी सारी मेहनत के करने के बाद उन्हें कुछ खुशी का मौका मिलता है, कुछ अपने लिए टाइम मिलता है एंजॉय करने के लिए। द पीरियड ऑफ द हार्वेस्ट इज दस ऑफ द ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। मेन एंड वुमेन सेलिब्रेट विद द ग्रेट enthusiasm. Special festival associated with the harvest season are पोंगल, विसाखी, होली, दिवाली। ये सारी जो मनाई जाती है इसी के खुशी में मनाई जाती है कि किसान को फसल करने के बाद आराम मिले और थोड़ा सा वो अपने आप को सेलिब्रेट कर सके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टोरेज यानी कि रख रखाव। अब हमने फसल तो काट ली, फसल उगा लिया, काट लिया, अब उसे क्या करना है, रखना है। उसे रखना कैसे है, ताकि वो उसमें कीड़े मकोड़े ना लगे, वो ख़राब ना हो, इसलिए उसकी स्टोरेज इम्पॉर्टेंट है। तो स्टोरेज में क्या होता है आपका, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टास्क। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हमने हमारी जो फसल है तो उसके जो अनाज अगर हमारे लॉन्गर टाइम यानी कि बहुत टाइम के लिए हमें उसे रखना है, तो उसके लिए स्टोरेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ताकि उसमें मॉइस्चर यानी नमी ना लगे जिससे वो ख़राब हो जाए, इंसेक्ट्स ना आ जाए, रैट्स ना आ जाए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे ख़राब ना कर दे। इन सब से बचाने के लिए हम उसे स्टोरेज करते हैं। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव अ मोर मॉइस्चर। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक बाय ऑर्गेनिज्म। यानी कि हमने जैसे भी अनाज लाया खेती से उसे हार्वेस्ट करके, यानी कि हार्वेस्ट करके काट पीट के ऐसे ही रख दिया उससे, तो वो नमी वाले होते हैं, तो उससे क्या होगा, वो ख़राब होने का खतरा रहता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कीड़े वगैरह लगने के खतरा होते हैं। तो उसे पहले सुखाया जाता है, मेकिंग दिन अनफिट फॉर यूज इन जर्मिनेशन। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स प्रॉपरली ड्राइड, उसे पहले सन में धूप में सुखाया जाता है। एंड द प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेट्स, बैक्टीरिया एंड फंगई। और फंगई, बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स से बचाने के लिए अच्छी तरह से उसे अच्छे अच्छे जगहों पे रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए सोइल्स फॉर स्टोरेज ग्रेन, यहाँ पे बड़े बड़े टैंक बनाए गए हैं, यहाँ पे जैसे बोरों में भर के रखा गया है। तो बेसिकली हम इसके बारे में पढ़ते कैसे। फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स। जूट बैग्स में आपने देखा होगा, जूट का जो बोरा बोलते हैं उसे कट्टा बोलते हैं, सॉरी, कहीं कहीं बोरा भी बोलते हैं। सो फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन द जूट बैग और अ मेटेलिक बाइंस, यानी कि मेटेलिक बड़े बड़े टब होते हैं, जैसे कि ऊपर स्ट्रक्चर दे रखा है, इसमें ऐसे में रखे जाते हैं, ये रे जूट के बोरे इनमें रखे जाते हैं। So, large scale storage grain is done silos and the garnish to protect them from the post like rats and insect। यानी कि बहुत मात्रा में जब अनाज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने दिख रहे बहुत मात्रा में है, तो बिल्कुल एक प्रॉपर रूम बनाया जाता है उसके लिए, और बिल्कुल बंद करके उसे जूट के कट्टे में भर करके एक सील्स बनाई जाती है, ताकि वो अच्छे से प्रोटेक्टेड, ये एक पे एक रखी गई है, इसे सील्स बोलते हैं। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर द स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम। जब हम घर पे करते हैं हम तो नीम की पत्तियां भी दे देते हैं, जिससे वो रहता है कि कीड़े मकोड़े ना लगे। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गोदाम, तो गोदाम भी कहते हैं जहाँ हम अनाज स्टोर करते हैं। स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पेस्ट के लिए, जो पेस्ट ना लगे उसके लिए पेस्टिसाइड्स यूज की जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने के लिए भी केमिकल चीज़ें यूज की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, एक आपका टेबल आएगा जिसमें आपको फूड यानी बेसिकली मेक द फ्लोइंग टेबल इन नोटबुक एंड कंप्लीट फूड, और उसके रिसोर्सेस लिखने की कहाँ से, जैसे कि मिल्क है आपका, तो मिल्क कहाँ से मिलता है, काऊ से, बफेलो से एंड गोट से, कैमल से, तो बेसिकली फीमेल से मिलती है। वैसे ही आगे बनाना। एट कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स होते, प्लांट्स हमें क्या देते हैं, सब्जियाँ, पेड़, सब्जियाँ देती हैं, फ्रूट्स देती हैं, अनाज देती हैं, दाल देती है सब, लेकिन जो एनिमल्स होती है दूध दही देती हैं।
तो बेसिकली मेनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया यानी कि गांव में कंज्यूम फिश एज मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। तो इन द प्रीवियस क्लासेज, कोस्टल एरिया यानी कि शहरों में, इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। यानी कि आपने 7th और 6th में पढ़ा है कि प्लांट में हमने प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें हमने क्या पढ़ा कि बेसिकली वो जो क्रॉप प्रोडक्शन है, फसल कैसे उगता है, फसल का उत्पादन कैसे होता है, इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ स्टेप लाइक अ सिलेक्शन, सीड्स, सोविंग, ये सारे स्टेप हमने ऊपर पढ़ा है एक्स्ट्रा। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइड विद प्रॉपर फूड। तो जो एनिमल्स होती हैं उसे भी हमें प्रॉपर फूड देना पड़ता है, शेल्टर देना पड़ता है, केयर देना पड़ता है। व्हेन दिस इज डन ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, जब हम पशु यानी कि गाय भैंस पालते हैं बहुत ही बड़े स्तर पे, तो उसे भी हमें देखभाल करनी पड़ती है, उसे भी खाना देना पड़ता है, रहने के लिए जगह पड़ना पड़ता है, उसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना पड़ता है, इंजेक्शन दिलवाने पड़ते हैं बीमारियों से बचाने के लिए। तो जो जो चीज़ें हम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए करते हैं वो हम एनिमल को जब हम पालते हैं तो उनके लिए भी करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, हिंदी में बोलते हैं पशुपालन। तो ये प्रोसेस, तो इसको हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो आपका चैप्टर ख़त्म होता है एंड नेक्स्ट आपके कीवर्ड्स आते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये समरी है व्हाट यू हैव लर्नड ये भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। तो आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो आसान से समरी से और कीवर्ड से ही आसान से सॉल्व हो जाएंगे। सोविंग, स्टोरेज, थ्रेशिंग, वीड्स, वीडिसाइड्स, ये सब के डेफिनेशन जो होते हैं डायरेक्ट यहीं से पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये सब मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि ये सब के डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिखनी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे ताकि मैं दोबारा अच्छे से आपको बता सकूं। एंड ये डायरेक्ट जो होते हैं क्वेश्चंस पेपर में यहीं से पूछे जाते हैं डेफिनेशन। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी ये कीवर्ड्स के सारे डेफिनेशन आप अपने कॉपी में नोट करें, उसे लर्न करें ताकि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन आंसर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में तो फिल इन द ब्लैंक्स है आपको इसमें फर्स्ट में बोला है द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एंड कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल। तो हम सेम तरह के पौधे जब उगाते हैं बड़े स्तर पे तो क्या कहलाता है, उसे बोलते हैं क्रॉप बोलते हैं। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज, सबसे फर्स्ट स्टेप हमने क्या पढ़ा है क्रॉप को ग्रो करने, प्रिपरेशन ऑफ सोइल हमने सबसे फर्स्ट स्टेप पढ़ा है। फिर सी में क्या पूछा है, डैमेज सीड्स वुड, अगर कोई भी सीड्स डैमेज हो जाती है तो उससे क्या हो सकते हैं, वुड डैमेज सीड्स वुड ऑन टॉप वाटर, यानी कि फ्लोट, जो डोमेस्टिक जो फर्स्ट एक्टिविटी हमने करा था, तो जो ख़राब सीड्स है वो टॉप वाटर पे क्या करती है, फ्लोट करती है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा फ्लोट आ जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर, सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर, एंड क्या है आपका वाटर और क्या ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रिएंट, सफिशिएंट सनलाइट और वाटर और न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। तो ये आपका आराम से फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। नेक्स्ट आपका मैच द आइटम। तो खरीफ क्रॉप्स कब होते हैं आपका, जैसे कि आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन से हैं, यूरिया एंड सुपर फास्फोरेट। ऑर्गेनिक मैन्योर कौन है, एनिमल एक्स्ट्रा, काउ डंग, यूरिन एंड ये सारा आपका। एंड खरीफ फूड और फॉर कैटल, ये आपका एक एक्स्ट्रा दे रखा है। तो रबी क्रॉप्स आपका होते हैं, रबी कौन से होते हैं, जो आपका सर्दियों में होते हैं, पैडी एंड व्हीट, ग्राम पी आपका क्या होते हैं, खरीफ सर्दियों में, खरीफ आपका वर्षा ऋतु में होता है, ये पैडी और मेज आ जाएगा। रबी आपका होता है उसमें व्हीट और ग्राम आ जाएगा। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ खरीफ और क्रॉप, तो आप यहाँ से आराम से दे सकते हैं 2 एग्जाम्पल। राइट द पैराग्राफ सोइंग, थ्रेसिंग, वीडिंग, प्रिपरेशन। तो अगर आप इसमें कीवर्ड कर लेते तो आपके आधा क्वेश्चन आंसर जो होते हैं यहीं पे सॉल्व हो जाते हैं, आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स को बताएं ताकि उन्हें भी अच्छे से समझने का मौका मिले। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।